अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम्स लेक्चर्स। बात करेंगे इस लेक्चर में एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्ट एक्टिंग सिलेक्टिव के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है अबाउट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्ट एक्टिंग नॉन सिलेक्टिव। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिलेक्टिव क्यों कहते हैं हम इन एजेंट्स को? जैसे कि मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको फर्दर मैंने क्लासिफाई कर दिया टू क्लासेस, एक को सिलेक्टिव और दूसरे को नॉन सिलेक्टिव कह रहे थे। नॉन सिलेक्टिव तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिलेक्टिव का मतलब क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की दो टाइप होती है, एक होता है अल्फा और दूसरी टाइप है बीटा। अब सिलेक्टिव की यहाँ पे क्या मतलब, सिलेक्टिव से यहाँ क्या मीन्स है? सिलेक्टिव से मीन्स ये है, ये जो जितने भी आपके सामने एजेंट हैं, जितने भी आपके सामने एगोनिस्ट हैं, ये रिसेप्टर को लेकर स्पेसिफिक है, मींस सिलेक्टिव है। मींस या तो इनमें कुछ एजेंट ऐसे हैं, इनमें कुछ एगोनिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, बीटा के साथ बाइंड नहीं करेंगे। जबकि कुछ एगोनिस्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली किसके साथ, कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे? बीटा के साथ बाइंड करेंगे, अल्फा के साथ बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनके सिलेक्टिविटी को लेकर ही इनको सिलेक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। और ऐसे एगोनिस्ट जो कि दोनों अल्फा और बीटा के साथ बाइंड कर जाए तो हम उसको नॉन सिलेक्टिव कहते हैं। तो सिलेक्टिव यहाँ पे जो एगोनिस्ट है आपके सामने वो एनलिस्टेड है, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ बताती चलूं कि ये जो एनलिस्टेड हैं, all of these are direct acting adrenergic agonist that are included in selective category। कौन कौन से हैं? डोब्यूटामीन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फेनाइलेफ्रिन, मिथेक्सोमीन, क्लोनिडीन, मेटाप्रोटीरिनॉल, एल्ब्यूटिरॉल, पिरब्यूटिरॉल, टेरब्यूटेलिन, और फिर है आपके पास साल्मीमेटिरॉल। लास्ट यू हैव फॉर्मोटिरॉल। मैंने क्या किया, तकरीबन ये 11 आपके पास एगोनिस्ट मौजूद हैं। मैंने इन 11 एगोनिस्ट को दो क्लासेस में मजीद डिवाइड कर दिया। कैसे? जो एगोनिस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं ना, इसको लेकर सिलेक्टिविटी शो करते हैं, इसको लेकर स्पेसिफिक है, तो उनको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 11 मेरे पास ये वो एगोनिस्ट हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। कौन से हैं इसमें? ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, मिथोक्सामीन और क्लोनिडीन। ये वो है जो अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और जो रिमेनिंग है वो सब किसके साथ बाइंड करेंगे? बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा मेमोराइज करने में और समझने में। तो हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करेंगे, पहले अल्फा एंड देन वी विल डिस्कस बीटा सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो अल्फा की कैटेगरी में आता है, यानी स्पेसिफिकली अल्फा रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करता है। और अल्फा रिसेप्टर की दो टाइप होती हैं, एज यू नो, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और ये दोनों के साथ बाइंड करता है। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ऑलमोस्ट दोनों के साथ बाइंड कर रहा होता है, ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ये अल्फा 1 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एक्ट करता है एज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। आई और नोज में जो हमारे वेस्कुलर मसल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल जो होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल, वहां पे ये अगर बाइंड कर जाए रिसेप्टर के साथ तो फिर ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि नेजल साइड पे और आई दोनों में काम कर रहा है, तो अगर नेजल इसका जो यूज है वो वहां पे किस तरीके से काम करेगा? ये एज डीकंजेस्टेंट। ठीक है, जबकि जो हमारे पास यहाँ पे आई को लेकर अगर ये ऑप्थेल्मिक यूज में हम कहें काम करता है, तो वहां क्या करता है? ऐसी रेडनेस आई में जो कि एलर्जी की वजह से हो जाए, अब वो कोई भी एलर्जी है, स्विमिंग की वजह से, डस्ट की वजह से, कोई भी रीजन हो, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो, तो उसकी वजह से अगर आई में रेडनेस हो जाए तो उसको रिलीव करने के लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो होते हैं दे कंटेन ऑक्सीमेटाजोलिन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है फिनाइल एफ्रिन। ये स्पेसिफिक बाइंड करता है विद अल्फा 1 रिसेप्टर, और ये वहां पे बाइंड करने के बाद क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। हार्ट पे कोई इसका ऐसा इफेक्ट देखा नहीं गया, बट रियरली ये ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर देता है। फिनाइल एफ्रिन की बात हो रही थी यहाँ पे। और मजीद ये क्या कर रहा है? माइड्रेसिस कंडीशन कॉज करवा रहा होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा देखा गया कि अगर अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करवा रहा होता है। और समटाइम ये भी एक्ट करता है एज नेजल डीकंजेस्टेंट, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास मिथोक्सिलिन। ये स्पेसिफिक अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा होता है, एंड देन बाइंड करने के बाद ये भी सेम वही कि वेजो कंस्ट्रिक्शन इसने करवानी होती है, और जो कि हाई ब्लड प्रेशर करवाता है। हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इन एजेंट्स को?
उन पेशेंट के दे सकते हैं जो कि हाइपोटेंशन पेशेंट हो, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो, और अगर हमें उनका ब्लड प्रेशर लो लेवल से थोड़ा सा नॉर्मल लेवल की तरफ लेकर आना है, यानी हमने उसको हाई करवाना होगा नॉर्मल लेवल की तरफ लाने के लिए, तो फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं, मिथॉक्सामीन दे देंगे, इस तरह के एजेंट दे देंगे जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हो, जो कि लीड करता हो फिर आगे किसको, हाई ब्लड प्रेशर को। फिर इसके अलावा ये जो मिथॉक्सामीन है ये सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, टैकीकार्डिया वहां के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लोनिडीन, ये बहुत कॉमन यूज किया जा रहा होता है। क्लोनिडीन जो है वो ऐसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट हो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, हम ये उन्हें देते हैं। ये क्लोनिडीन क्या करता है, जाके ये अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, एंड देन बाइंड करने के बाद ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, क्योंकि ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करवा रहा, वेजो डायलेशन करवा रहा होगा। ठीक है, ऐसे इफेक्ट जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपने जो सारे इफेक्ट आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाना, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट हो जाती है, ये सारे वो इफेक्ट हैं जो कि सिंपैथेटिक साइड पे आते हैं ना, तो ये उसके टून को, उसके उनके इफेक्ट को थोड़ा सा ना डिक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया उन चारों एगोनिस्ट को जो कि अल्फा रिसेप्टर को लेकर स्पेसिफिक थे। नाउ वी हैव सेकंड कैटेगरी, सेकंड रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर की बात करते हैं। 7 यहाँ पे आपके सामने एगोनिस्ट है जो कि स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं बीटा रिसेप्टर के साथ। शुरू करते हैं, डोब्यूटामीन है हमारे पास। डोब्यूटामीन जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड करता है बीटा 1 रिसेप्टर के साथ, और बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, हार्ट में मौजूद होता है। जब ये डोब्यूटामीन जाके बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये कार्डिक आउटपुट जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। अब कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए जो कि हार्ट फेलियर के साथ आया हो, तो ऑन द स्पॉट जो फॉरन ट्रीटमेंट की जाती है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को हम ये देते हैं, तो ये एजेंट जाके, ये एगोनिस्ट जाके बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करते ही उसके कार्डिक आउटपुट को फौरन से इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मेटा प्रोटीरिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेटा प्रोटीरिनोल है, ये बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, लंग्स में होते हैं, तो वहां बाइंड करके क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा। एस्थमा पेशेंट को हम दे सकते हैं, रिवर्स करता है ब्रोंकोस्पेज्म को, और इस ये किसकी, ब्रोंकोस्पेज्म और एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली यूज हो रहा है। फिर आपके पास है अल्ब्यूटिरॉल, फिर ब्यूटिरॉल, टर्ब्यूटालिन, ये तीनों जो एगोनिस्ट हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं, और आपको मालूम है अगेन कि बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में पाए जाते हैं। ब्रोंकोस्पेज्म के लिए की ट्रीटमेंट के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, बट ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट जो होता है ना, ये तो तीनों एक्ट कर रहे हैं ना एज ब्रोंकोडायलेटर्स, बट इनका जो इफेक्ट होता है ना वो इतना लॉन्ग लास्ट नहीं होता, शॉर्ट होता है। यही फर्क है इन दोनों में। जो आपके पास नेक्स्ट है ना, साल्मेटिरॉल एंड फॉर्मोटिरॉल, ऑलमोस्ट वही काम करेंगे जो अभी आपने इनको डिस्कस किया तीनों को। ये भी जाके बाइंड करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर के साथ और एक्ट करते हैं एज ब्रोंकोडायलेटर और ब्रोंकोडायलेशन करवा देंगे, बट इनका जो इफेक्ट होगा उससे बेहतर होगा, ये लॉन्ग लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।